वन मैन आर्मी और वन मैन पार्टी का आरोप जिन पर लगा, उन्हीं के नाम पर अगर हम बात करें वोट मिले और उन शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। आपको एक बार आंकड़ों के बारे में बता दें, बीजेपी इस वक्त 272 का जादुई आंकड़े के पार पहुंच गई है। 274 और 275 के पास बीजेपी एकमात्र पार्टी बन गई है और 300 की अगर हम बात करें, 315 के और 17 के करीब अगर हम बात करें तो जो पूरा एनडीए है जिसमें शिवसेना समेत तमाम जो दल है, वो अकाली दल समेत तमाम पार्टियां हैं, वो इस वक्त है यहाँ पर। लगातार हम पूरे मुद्दे पर चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे दौर में जिस तरीके से एक पार्टी, एक दल उभर कर निकला है, एक गठबंधन उभर कर निकला है, उसे क्या समझा जाए? क्या इसे यूपीए के खिलाफ असंतोष बताएं या फिर 10 साल से जो सरकार लगातार जब बनाकर जो पार्टी बैठी थी उसके खिलाफ लोगों का रोष समझे, या फिर वो मुद्दे समझे जो भ्रष्टाचार, महंगाई, पिछले काफी दिनों से गैस की कीमतों में सिलेंडर को लेकर जिस तरीके से जनता इन मुद्दों पर भटकी है, तमाम तरीके से अपनी शिकायतें दर्ज कराई है, उन तमाम मुद्दों से विपरीत एक शख्स ऐसा भी था जो तमाम रैलियों में अपने आप को अब वोट देने की अपील करता था, अपनी पार्टी को जिताने की बात करता था और कहता था कि मैं आऊंगा, सारी समस्याएं दूर कर दूंगा। और शायद जनता ने भी इन मुद्दों को समझा है, शायद जनता ने 3 बार की हैट्रिक जो गुजरात में नरेंद्र मोदी ने लगाई है उसको भी समझा और उन्हीं को तहरीर देती हुई आपको बता दें 1984 के बाद देश में पहली बार कोई ऐसी पार्टी सत्ता में आई है जो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, जिसके पास मनमोहन सिंह की तरह वो दुहाई देने लायक वो बातें नहीं होगी जो कहते थे कि गठबंधन की मजबूरियों के तहत कई मुद्दों पर शांत रहना पड़ता है, कई मुद्दों को दबाना पड़ता है। हमारे साथ न्यूज रूम में काफी लोग मौजूद हैं, आपको एक बार सबसे इंट्रोड्यूस करा दे। हमारे साथ संपादक जयपाल सिंह चौधरी बात करने के लिए मौजूद, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर जोशी भी मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ सहयोगी मुकेश शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। लगातार हम सबसे करता है जोशी जी से हम शुरुआत करेंगे। 272 का जो जादुई आंकड़ा एक माना जाता है, उसको जो पार्टी छू ले वो सत्ता बना लेगी, लेकिन 1984 के बाद पहली बार हुआ है कोई एक दल, कोई एक गठबंधन इस स्थिति में है कि अकेली दम पर सरकार बना ले। 274 सिर्फ अकेली बीजेपी पहुंच गई है। किस तरीके का बदलाव, क्या कारण नजर आते हैं? बीजेपी में इस समय एक नए बीजेपी का उदय इसे माना जाएगा। इस समय पूरी बीजेपी मोदी बीजेपी मानी जा रही है और देखा जाए तो ये बात सत्य भी है कि पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से गुजरात के बाद सफलता का एक इतिहास रचा, वो बधाई के पात्र हैं और उन्होंने पूरे अपनी दौड़ जारी रखी और रात 18 घंटे उन्होंने काम करा, सोई नहीं, गुजरात को अलग संभाला। देखा जाए तो जहां उत्तराखंड में एक मुख्यमंत्री एक 5 सीटें नहीं संभाल पाते, वहां गुजरात में उन्होंने 27 सीटें। महत्वपूर्ण सवाल है जयपाल, इस पर जरूर एक्शन लेना चाहूंगा। हरीश रावत मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, साख दांव पर कहीं ना कहीं लगी थी, अब उस साख का आगे क्या हुआ और उत्तराखंड की सत्ता के लिहाज से देखें क्या कुछ भविष्य नजर आ रहा है हरीश रावत की सरकार का, कांग्रेस की सरकार का उत्तराखंड के भीतर, और आने वाले समय में जिस तरीके से गतिविधियां हुई है, सतपाल महाराज का कांग्रेस में जाना, माफी जगह बीजेपी में जाना, किस तरीके से उत्तराखंड का भविष्य आप सरकार का इस वक्त देख रहे हैं? देखिए जितेश, मुझे 2 संभावनाएं साफ नजर आ रही है। एक तो क्या ये हरीश रावत के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा? देखिए ये 5 सीटें जीतने का मतलब है कि जो हरिद्वार की, जो ये डोईवाला की विधानसभा सीट है, ये खाली हो गई है और ये खाली होने का मतलब है कि एक सीट जिसके लिए कि हरीश रावत को तलाश करना था, वो तलाश पूरी हो गई है। तो क्या ये उनके लिए संजीवनी का काम करेगी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, ये जो 5 सीटें हारने का मतलब है कि कांग्रेस के भीतर एक नया असंतोष को जन्म देना। तो क्या ये असंतोष इस हद तक चला जाएगा कि इस सरकार के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करे? ये है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, चूंकि ये पूरा परफॉर्मेंस पैरामीटर्स जो तय किए गए थे कांग्रेस आला कमान ने, वो ये कह के जो है हरीश रावत को सत्ता सौंपी गई थी कि 5 सीटों में जो वो एक तरह से कांग्रेस विरोधी ट्रेंड देख रहे थे, जो संभावनाएं देख रहे थे कि 5 सीटें कांग्रेस हार रही है, जब उसमें कोई बदलाव नजर नहीं आया, तो क्या ये जो यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में जो बदलाव था, वो बदलाव पे अगर वो उसकी कसौटी पर वो पूरा नहीं उतर रहे हैं, तो क्या आला कमान की नजर में वो जो है इसके कोप भाजन से बच पाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो अजितेश होगा वो ये होगा कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पर राहुल फैक्टर फेल हुआ है और उस राहुल फैक्टर को बचाने के लिए जो कुछ लोगों की बलि दी जानी है, जो तय है, तो क्या उस बलि की जद में हरीश रावत आते हैं या नहीं आते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इसी दौर में एक और आपसे सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरीके से अगर हम कांग्रेस के बड़े हुक्मरानों की बात करें तो भले ही वो एक बार विश्वास जता भी दें हरीश रावत पर कि नहीं आप बने रहिए, ये जब केंद्रीय मुद्दों पर वरिष्ठ बड़े नेताओं की वजह से और बड़े मुद्दों की वजह से सरकार गई है, लेकिन क्या
बीजेपी की अगर हम बात करें, उत्तराखंड बीजेपी की शांत रहने वाली है, या फिर जिस तरीके की गतिविधियां सतपाल महाराज द्वारा की जा रही हैं, उनसे क्या हरीश रावत बचे रह पाएंगे आने वाले समय में? देखिए तो अब जयपाल जी रोकना चाहूंगा, अब एक बहाना भी नहीं है। बीजेपी हमेशा कहती थी जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेगी, और कहा जाता था नजर लोकसभा चुनाव पर है, इसलिए प्रदेशों में ज्यादा जोड़ तोड़ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब पूरी स्थिति में है बीजेपी जोड़ तोड़ करने में। देखिए, सत्ता विरोधी ट्रेंड तो यहाँ दिखा है, और ये सत्ता विरोधी ट्रेंड क्या यहाँ के लोगों की मानसिकता को जो वोट डालेंगे वो चेंज करेगा? क्या ये जो प्रदेश है ये मध्यावधि चुनाव की तरफ और तो नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर बहुमत में नहीं है, तो जो निर्दलीय विधायक हैं, तो क्या निर्दलीय विधायक हवा के रुख के हिसाब से जो है अपने आप को परिवर्तन करेंगे? ये बड़ा सोचने का विषय है, और इसी पर सारी सरकार की ये सरकार टिकी है। क्योंकि जब सतपाल महाराज बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक हैं, क्या वो समर्थक उनके प्रति निष्ठा दिखाएंगे? क्या वो अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या वो पाला बदलेंगे? ये अहम सवाल है। अगर इस पे सतपाल महाराज कामयाब हो गए, तो इस सरकार की जो वर्तमान पोजीशन है ये कहीं ना कहीं बदली जानी है। लेकिन सबसे अहम सवाल जो यहाँ पर है अजितेश, वो सवाल ये है कि संख्या बल कैसे भारतीय जनता पार्टी 36 को पूरा करेगी? अगर बिल्कुल बहसपूर्ण सवाल है काफी। इसमें अगर हम देखें तो उत्तराखंड की अगर हम प्रॉपर बात करें तो बीजेपी को भी कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ करने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। मुकेश शर्मा भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश जी, आपसे जानना चाहते हैं, जिस उत्तर प्रदेश में शुरू से अगर हम बात करें कि बीजेपी तीसरे नंबर और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ती आई है, अचानक से पार्टी उभरती है, अमित शाह को कमान दी जाती है और पार्टी इतना आंकड़ा पाती है कि एकमात्र लार्जेस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश के भीतर निकल कर आती है और दूर दूर तक कोई पार्टियां छूकर नहीं पाती हैं बीजेपी को। तो क्या ये अमित शाह का अच्छा मैनेजमेंट माना जाए या उत्तर प्रदेश की उस सियासत को माना जाए जिसका रास्ता हमेशा दिल्ली की ओर जाता है? और यही कारण है कि ज्यादातर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। अजितेश, मेरा मानना यह है, जहां तक हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, एक रामनगर हमने 91 का चुनाव भी देखा है। उस समय राम लहर थी देश भर में, एक राम लहर के कारण उस समय जो भाजपा की परफॉर्मेंस रही थी, अगर आप उस पर नजर डालें तो उस समय भी भाजपा 51 सीट जीत पाई थी, 51। ठीक है ना? आज उस परिप्रेक्ष्य में आज देखें उत्तर प्रदेश को, राम लहर के बाद जब सरकार गई और बसपा सपा की सरकारें यहाँ रही हैं, तो बीजेपी उस समय हाशिए पे चली गई थी, उसे तीसरे या चौथे नंबर के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। इस चुनाव से पहले जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी भाजपा ने जब घोषित किया था, उसके बाद से जो विश्वस्त माने जाते हैं नरेंद्र मोदी के, अमित शाह को उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में एक जिम्मेदारी दी गई, और बहुत अल्पकाल में, मतलब ये किसी चमत्कार ही कहेंगे, और उनकी संगठन के रूप में स्किल को मानना पड़ेगा सभी लोगों को, जितने भी हमारे बुद्धिजीवी हैं या चुनाव आलोचक, समालोचक और जो भी लोग हैं, वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अमित शाह को जब उत्तर प्रदेश में भेजा गया था तो उन्हें बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं मिला था। चर्चा में एक सेकंड आएंगे, जरा हम सुन लेते हैं कि बीजेपी के नेता नलिनी कोहली ने क्या कुछ कहा है इस पूरी जीत के बाद, उसके बाद हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। जनता का स्नेह, जनता का जो समर्थन मिला है मोदी जी के नेतृत्व में विकास की राजनीति को, ये बहुत बड़ा एक संदेश है कि अब भय और निराशा की राजनीति, अराजकता और आरोप की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। शासक नहीं, सेवक की आवश्यकता है, और जो जन आशीर्वाद मिला है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को, उस पर नहीं चलती है। सेवा की राजनीति का उत्साहित है बीजेपी। नलिनी कोहली को आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के जोश में, खरोश में, तमाम बड़ी बड़ी बातें। हमारे साथ मुकेश शर्मा से हम लगातार चर्चा कर रहे थे। मुकेश जी, अपनी बात को आप कंटिन्यू करें। अजितेश, मेरा कहना यह है कि जब राम लहर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 51 सीट वहां से जीत पाई थी, उसके बाद से हाशिए पर रही भाजपा। अमित शाह आते हैं और 3-4 महीने के उनकी जो कार्यकुशलता है या जो संगठन पर उनकी पकड़ है या उनके जो काम करने का तरीका है, हालांकि चुनाव से पहले जब टिकट के बंटवारे हुए अमित शाह पर भी संदेह से देखा गया, लेकिन उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ, ये आप मानेंगे, उन्होंने बगैर किसी भेदभाव के जो संगठन के हित में काम, जो अब दिखाई देता है धरातल पर, जो परफॉर्मेंस नजर आती है, बड़े दिग्गजों को लाना,
दिग्गजों को हटाना, उनकी सीटों को ट्रांसफर करना, और अंतर्विरोध के बावजूद संगठन में और बाहर भी लोगों ने उन पर सवालिया निशान भी उठाए, कई लोगों ने कुछ बातें कही, लेकिन उससे अडिग हुए बिना एक एजेंडा था अमित शाह का जो होमवर्क है, इस बात को आप लोगों को मानना पड़ेगा कि जो उनका होमवर्क था या जो उन्होंने उससे प्रभावित हुए बिना कई लोग पार्टी में नए लोग शामिल भी हुए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उसका विरोध भी हुआ, मुरली मनोहर जोशी की सीट बदली गई, उस समय भी आप भी जानते हैं कि बहुत खेल खेला जाता रहा है, वो रूठेंगे मनाएंगे, लेकिन उसके बाद ओवरऑल वो अपने एजेंडे को मतलब एक विश्वास था उसमें। मैं आगे बात पूरी करना चाहता हूं, लेकिन अब 2014 और आप ये देखेंगे कि 3 से 4 महीने अमित शाह का समय हाशिए पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, और 2014 का अगर आप रिजल्ट देखते हैं तो 80 में से आप 65 से 70 सीटों पर रुझान भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेती हुई दिखाई जा रही है। एक तरह से क्लीन स्वीप है, और इसके लिए जितनी प्रशंसा अमित शाह के संगठन की क्षमता की जानी चाहिए, वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को जो जिम्मेदारी दी थी उस पर वो खरा उतरे, क्योंकि उत्तर प्रदेश आप जहां तक देखें, अभी मैं एक ग्राफिक्स दिखाना चाहूंगा अपने बिल्कुल जी पर, कि उत्तर प्रदेश का जो पूरा नक्शा है वो पूरा भगवाकरण हो गया है, जो राम जन्मभूमि के समय में भी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती थी। इक्का दुक्का कुछ बीच में आपको अपवाद के रूप में समाजवादी पार्टी या बसपा का आधार दिखाई देता है, या कहीं 2-4 जगह कांग्रेस, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल सपा है, कहीं कोई कुछ नहीं है। कांग्रेस 3 सीटों पर इस समय आप देख रहे हैं, और सपा वो 5 या 4 सीटों पर देख रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये तात्पर्य ये है कि एक तरह से, और ये बिहार देख रहे हैं आप, बिहार में भी मिला जुला असर है, बहुत से बाहुल्य इलाकों पे 22 सीटों पर आप भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बीट मतलब बढ़त कायम रखी हुई है। लालू की जो राष्ट्रीय जनता दल है वो 6 सीटों पर है, और जनता दल यूनाइटेड 3। कहीं ना कहीं अजितेश में एक बात पे पॉइंट जरूर करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में नीतीश कुमार के एक आह तो जरूर उठती होगी कि वो कौन सा समय रहा होगा जब उन्होंने एनडीए से अलग उठने के लिए सोचा होगा, और जिसको लेकर मतलब वो कहते हैं ना खुदाई मिला ना विसाले सिनम, कि एनडीए को छोड़ बैठे, और आज उनके पास अगर बिहार में देखें तो कुछ बहुत बड़ी उपलब्धियों के नाम पर नहीं है, और उनके हाथ से जिस तरीके से बिहार में ट्रेंड रहा है, मोदी का जलवा रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के उन्होंने 2 बार सरकार जरूर बनाई है, कहीं ना कहीं जो अति महत्वाकांक्षा या अति आत्मविश्वास या इसे घमंड भी कह सकते हैं नीतीश कुमार का, कि भारतीय जनता पार्टी के कारण वो 2 बार सत्ता में तो आते हैं, सत्ता को भोगते भी हैं, लेकिन ऐन समय पर नरेंद्र मोदी को आगे किया जाता है तो सांप्रदायिक कह के नरेंद्र मोदी को वो उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं, और उसका कहीं ना कहीं घाटा भी अगर हम बात करें तो साफ उनको नजर आ रहा है। मुकेश जी बिल्कुल ऐसे समय में जब विधानसभा चुनाव नजदीक, हम चर्चा में जयपाल जी और चंद्रशेखर जोशी के पास आएंगे, एक बार सोनू कुमार से हम रिएक्शन लेना चाहते हैं। सोनू जी, इस पूरे दौर में अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी की जो लहर की बात की जा रही है, वो उस लहर की बात आरएसएस हमेशा से नकारती रही है, बीजेपी नकारती रही है, कहती रही कि भाई बीजेपी है, आरएसएस अलग है, मोदी लहर है, लेकिन पार्टी और मोदी बराबर हैं। लेकिन क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की वही लहर जिसके दम पर चुनाव जीतने की बात की जा रही है, आने वाले समय में बीजेपी के लिए, भविष्य के लिए थोड़ा सा खतरा जरूर मंडरा सकती है? क्योंकि अभी हाल ही में सुषमा नाराज हुई, उसके पहले आरवाड़ी नाराज होते रहे। जी, ये अजितेश, ये बिल्कुल से मोदी लहर अब दिख रहा है। वो मोदी ने जिस तरह से अपना कैंपेन किया था, वो अब बिल्कुल से उनका मेहनत जो है वो रंग ला रहा है, और यही इसी का ये परिणाम है कि 272 का जो जादुई आंकड़ा है उसे बीजेपी अकेले पार कर रही है। तो ये देश की जनता के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि मतलब अकेले कोई पार्टी 30 साल बाद वो अकेले अपने दम पे सरकार बनाए, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा देश जो है वो भावनात्मक है। मोदी को अगर सर आंखों पे बिठाया है तो मोदी को उतारते हुए भी देर नहीं लगेगी। तो इसीलिए मोदी पे जो है वो सारा दारोमदार रहेगा, किस तरह से वो गुजरात के तरह वो आगे बढ़ाते हैं देश को। और अभी की जहां तक बात करें तो सुशील कुमार शिंदे जो गृह मंत्री थे वो 15,000 वोट से पीछे चल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो लगातार पीछे चल रहे थे स्मृति ईरानी से, वो 2,000 वोट से अब आगे हो गए हैं। तो राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में दोनों में लगातार कांटों की टक्कर चल रही है, और वहीं बनारस से 31,000 वोट से मोदी आगे हैं। बिल्कुल
बिल्कुल आपको अपडेट दे दें कि बनारस से नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जीत हासिल की। आपको बता दें लगातार वाराणसी से नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर तमाम वादे और दावे किए जा रहे थे। तमाम विरोधी दल उनका विरोध करने के लिए काशी पहुंचे थे। ऐसा लगा था कि जैसे पूरे लोकसभा चुनाव में पूरे देश की सीटों का एकमात्र केंद्र है वो काशी है। हम चर्चा करेंगे तमाम मुद्दों पर, जरूरी मुद्दे आपको बता दें कि हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी की उदय से कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस का जो भविष्य है, जो उनकी साख है, क्या इस पर असर पड़ता दिखाई देगा। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। मुमताज का ताज, इलाहाबाद का साज, बरेली का झुमका, लखनऊ का ठुमका, गोरखपुर का धाम, नोएडा का जाम। देखिए हर तबके की खबर, एक दूसरे से जुड़ी खबर। सिर्फ उत्तर प्रदेश लाइव, वॉइस ऑफ नेशन पर। सबका यही सपना, एक घर हो अपना। अब होंगे आपके सपने साकार। MS बसोया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए लेकर आया है ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर फरीदाबाद व फरीदाबाद में सपनों का घर बनाने का सुनहरा मौका। ग्रेटर नोएडा में 50 गज का प्लॉट मात्र 1,50,000 में। ग्रेटर फरीदाबाद